सभी को जय माता दी, जय मां करनी। सभी भाइयों से निवेदन है पहले तो कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों तक, अपने सैनिकों तक, अपने साथियों तक अपनी बात को पहुंचा सके। इसके लिए आप सबको इसको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है जिससे कि हम अपनी बात को पूरे प्रदेश में, पूरे देश तक अपनी बात को पहुंचा सके। तो आप सभी भाइयों से पहले तो निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम हमारी बात को सभी साथियों तक पहुंचा सके। आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज केसरिया साफा बांधकर रात के समय में हमारा भाई लाइव आया है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज भी केसरिया पहनकर रण में उतरते थे, और हम भी आज केसरिया पहनकर इस तानाशाही सरकार से, इस अत्याचारी मामा से लड़ने के लिए रण में उतर रहे हैं। तो केसरिया पहनकर हमने ये आगाज कर दिया है कि हम हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे और ऐसी तानाशाही सरकार को जवाब देते रहेंगे। तो आप सब भाइयों से निवेदन है कि पहले इसको एक एक बार सभी लोग शेयर कर दें, ताकि हमारी बात सभी तक पहुंच सके। 30 सितंबर के दिन जावरा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, जिन्हें मामा जी के नाम से भी जानते हैं, उनका आगमन था जावरा में। उनके विरोध प्रदर्शन के लिए मैं लाइव आया हूं। अभी तो ये सूचना मिली है, जो इनकी व्यवस्थाएं थी, जहां तंबू लग रहे थे, इनके टेंट लग रहे थे, वो खुलना चालू हो गए हैं। पर अभी तक ये सूचना थी कि वो 30 तारीख का जो कार्यक्रम है उनका स्थगित कर दिया गया है। पर हमें इस बहकाव में नहीं आना है। जब तक वो टेंट तंबू खुल के घर नहीं चला जाए, तब तक हमें तैयारी करनी है कि यदि मामा जी कोई छल षड्यंत्र करते हैं और फिर भी वो आने की कोशिश करते हैं, तो हम उनका विरोध कर सके। उनका विरोध क्यों कर रहे हैं ये आपको पता ही है। वैसे अभी तक सूचना है, और हमारे सब भाई लोग देख के भी आए हैं, कि वहां के जो टेंट तंबू है वो कट चुके हैं। पर उनका कैंसिल हुआ आप और हमारे विरोध के कारण। उनको पता है, वो ये सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जानता है कि किस प्रकार से मामा और उनके मंत्रियों ने हमारे साथ छल किया, और किस प्रकार से जो एक जनहितैषी आंदोलन चल रहा था, जिसका नाम हमने जन आंदोलन दिया था, पूरे प्रदेश की जनता और जितने भी वंचित, शोषित, पीड़ित हमारे भाई थे, गरीब भाई थे, किसान भाई थे, उन सब की लड़ाई को हम एक जाजम पर लड़ रहे थे, सब एक साथ मिलकर। और उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए इन्हें छल पूर्वक हमारी बातें मानी और उससे मुख मोड़ लिया, वादा किया और उसके बाद वादा तोड़ दिया, वचन दिया और वचन से पलट गए। तो उन्हें पता है, हर एक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जानता है कि उन्होंने छल किया है या नहीं किया है, और उस छल का जवाब हमें देना है आने वाले विधानसभा चुनाव में। और जहां जहां मुख्यमंत्री जी जाएं, जब जब जाएंगे, करनी सैनिकों का उनको सामना करना पड़ेगा, उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आपने इस प्रकार का षड्यंत्र, इस प्रकार का छल हमारे साथ क्यों किया, क्यों आपने हमारी जनहितैषी 18 मांगों को मानकर फिर उनसे अपना मुख मोड़ लिया, क्यों आपने उनको पूरा नहीं किया। और उन्हीं से पूछने के लिए और उनको हमारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए कि अभी तक करनी सैनिक आपकी वादा खिलाफी को भूला नहीं है और आपके विश्वासघात को भूला नहीं है, और उस विश्वासघात का जवाब हर एक करनी सैनिक अपने स्तर से दे रहा है। अभी तक पूरे प्रदेश में जहां भी आप गए होंगे, आपका विपक्षी दल आपको मिलता या नहीं मिलता, उस समय कोई लेना देना नहीं है, पर जब भी आप किसी जिले में गए हो,
तो वहां से आपको करनी सैनिकों ने जवाब दिया है, अपना विरोध दर्ज करवाया है और आपको ये बताया है कि आपने विश्वासघात किया है हमारे साथ, हमारी मांगों के साथ और हमारे विचारों के साथ। आपने हमारे विचारों को मारने का काम किया है और जब जब मामा अत्याचारी हुआ है तब तब भांजों ने उनका वध किया है। पहले समय अलग प्रकार से वध होता था, आज लोकतांत्रिक तरीके से हम आपको उस सत्ता की कुर्सी से हटाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किसी के साथ विश्वासघात करने का मतलब क्या होता है। तो अभी तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका आना कैंसिल हो गया है, पर वो जब भी आएंगे तब हम सब मिलकर एकजुटता के साथ उनका विरोध करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ विश्वासघात करने का नतीजा क्या है। उनको हर एक करनी सैनिक ये बताए कि हमारे साथ विश्वासघात किया है तो उसकी उनको सजा मिलेगी। हर जगह उनका विरोध होगा। जावरा में आ रहे थे, जावरा में आना उनका कैंसिल हुआ है, आने वाले समय में भी यदि वो जावरा आएंगे तो हम एक साथ मिलकर उनका विरोध करेंगे और उन्हें बताएंगे कि करनी सैनिकों की ताकत क्या है। हम उनकी जो भीड़ जुटेगी उससे ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रयास करेंगे, हमारे सैनिकों को जुटाने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ जितने भी भाई हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि सारे आपसी मनमुटाव भूलकर इस विश्वासघाती सरकार का विरोध करना, ताकि उनको पता चले कि अभी तक क्षत्रिय जिंदा है और किसी पे अत्याचार या अन्याय नहीं होने देगा। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हमें तोड़ने के लिए, हमारे संगठन को तोड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को तोड़ने के लिए कई प्रकार की इनने कार्रवाइयां करी। अभी तक कई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया इन्होंने और कई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया। उसका जवाब आप और हमको देना है। यदि आज हम डर गए उनसे तो हर बार डराएंगे, हर बार धमकाएंगे और आप और हमारा शोषण ऐसे ही करते रहेंगे। आप सब उस आंदोलन के साक्षी हो कि हमारी मांगे जायज नहीं थी, क्या हमने उनसे और कुछ मांगा? हमने हर बार कहा, मंच से कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे और यदि आप उसको सत्ता परिवर्तन की ओर ले जाओगे तो हम उसमें भी पीछे हटने वाले नहीं। और उनने क्या किया आपके साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ? क्या हमें उनका जवाब नहीं देना चाहिए? एक एक करनी सैनिक जानता है वो आंदोलन कितना सच्चा था। यदि उनको हमारी मांगे पूरी नहीं करनी थी तो हमको वहां से उठाने की जरूरत क्या थी? हम मरते तो हम मरते, हमारे साथी हमारा अंतिम संस्कार करते, हमारे परिवार इस बात से दुखी नहीं होता कि इनके साथ विश्वासघात हुआ है। मर जाते तो किसी के तो काम आते, पर आपने हमारी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है। लाखों लोगों की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है और उस विश्वासघात का जवाब आपको जरूर मिलेगा। पेपर में मैंने उनके जो स्टेटमेंट आए थे उनको पढ़ा भी था कि वो किसानों को मुआवजा देने के लिए आ रहे हैं। शिवराज सिंह जी, यदि मेरा लाइव आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंचे या किसी भी प्रकार से आपके पास हमारी बात पहुंचे और आप अपने आप को किसान पुत्र मानते हो, आप बोलते हो और मन से कि मैं किसान का बेटा हूं, तो किसानों की समस्याओं को समझने के लिए दिल की आवश्यकता होती है और वो आपके पास नहीं है। यदि होता तो आपको किसानों के दर्द का एहसास होता। यदि आप किसान पुत्र हो तो आपको यह एहसास होता कि एक किसान का परिवार उस खेती बाड़ी पे चलता है, जो वो फसल बोता है ना उसी से उसके बच्चे की फीस भराती है, उसी से उसके घर में राशन आता है और उसी से उसके घर में कोई बीमार होता है तो उसका इलाज होता है, उसी से उसके घर में कोई हादसा या कोई गमी होती है तो उसमें उसका खर्च उसी फसल से जाता है। यदि उसका बच्चा बड़ा हो गया है और उसकी शादी करनी है तो वो उसी फसल से पैसा निकालता है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है और अपने बच्चे की शादी करता है। तो चाहे खुशी का मौका हो या गम का, किसान अपनी फसल पे निर्भर है और यदि उसकी फसल बर्बाद होती है तो उसका परिवार और एक पीढ़ी बर्बाद होती है। यदि आपको थोड़ा भी एहसास होता तो किसानों की किसी दुर्दशा आप नहीं होने देते। कितना पैसा डालते हो आप मुआवजे में? 500, 1000, 1500, 2000? आपको पता है एक बीघे में सोयाबीन कितनी होती है? 4 से 5 कुंटल।
और अभी कितनी होगी? 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, मतलब नुकसान कितना होगा? 5 भी मत मानो, आप 4 कुंटल मानो। ये हर एक किसान यदि सुन रहा है तो मेरी बात से सहमत हो तो इस बात का जवाब जरूर ले सरकार से और उनके नुमाइंदों से जो गांव में आते हैं वोट मांगने। क्या 4 कुंटल सोयाबीन नहीं होती है? तो यदि 1 कुंटल उसकी सोयाबीन हुई है तो उसको नुकसान कितना है? 3 कुंटल बीघे का, और मुआवजा देते हो 2,500 का। वो भी चुनाव चुनाव है तो 2,500 का दे रहे हो ना, 1,000 रुपए में तुम संतुष्ट कर देते हो। तो क्या उसका 3 कुंटल बीघे का नुकसान है? तो उसकी जो बाजार मूल्य है 3 कुंटल की, यदि 5,000 क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन बिकता है तो 5,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से 15,000 रुपए बीघे का मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। तभी किसान की आत्महत्या रुकेगी। किसान मरने पर मजबूर क्यों होता है? क्योंकि जब उसका साल खराब होता है तो वो किसी साहूकार से कर्ज लेता है या बैंक से कर्ज लेता है, और बैंक से कर्ज लेने के बाद वो दूसरे व्यक्ति जब लेने आता है तो वो बोलता है कि मेरी फसल आएगी तो मैं फसल से आपका ब्याज भरूंगा। एक बार यदि किसान केसीसी ले ले तो उसका पूरा जीवन उस केसीसी को पलटाने में निकलता है, उसका कभी पूरा भुगतान नहीं कर पाता, उसको पूरी केसीसी को समाप्त नहीं कर पाता। ये आप और हम भली भांति जानते हैं, हर एक किसान जानता है। तो यदि हर एक किसान इसको जानता है, उसको समझता है, तो उसको इस सरकार का विरोध करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का विरोध करना चाहिए। और हमें बीमा राशि या दान में दे रहे हो तुम? हमें बीमा राशि, हम बीमा करवाते हैं, हमारी प्रीमियम कटती है, तब वो हमें बीमा मिलता है। आज एक कार खरीदते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई घटना दुर्घटना हो जाती है या उसमें कोई टूट भांग हो जाती है तो हम क्या करते हैं? शोरूम पे रखते हैं और उसका पूरा पेमेंट बीमा कंपनी देती है। तो क्या हमने फसल का बीमा कराया है और हमारे 3 कुंटल बीघे का नुकसान है तो बीमा कंपनी को, सरकार को ये दबाव नहीं बनाना चाहिए बीमा कंपनी पर कि उनको उनका मुआवजा पूरा मिले? 3 कुंटल के हिसाब से यदि उनका नुकसान है तो 3 कुंटल के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए बीमे का। पर सरकार और बीमा कंपनी साठगांठ करती है और आपका और हमारा जो मुआवजा या जो बीमा राशि आती है उसको कम करके बताया जाता है, और उस साठगांठ के माध्यम से हमारे पास पैसा कम पहुंचता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि हमारी लड़ाई जायज है। हम आप सबके लिए लड़ रहे हैं और हम हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी परिवार से हैं। हम भी सुबह से शाम तक आपकी तकलीफों को देखते हैं, महसूस करते हैं। और यदि आपको परिवर्तन चाहिए, यदि आपको आपकी बातें मनवानी है, तो आपको विरोध करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेंगे। आप मौन रहोगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आप बोलोगे, आप सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप सोच रहे हो आप घर बैठे आपको जवाब मिल जाएगा, आपको 2,000 या 2,500 खाते में डालेंगे और आप ताली बजा के उनका समर्थन कर दोगे, तो ये आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। किसान को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई क्या है और हम लड़ किसके लिए। अपने लिए लड़ना है तो हमारे साथ लड़ाई में शामिल भी होना पड़ेगा और हमारे सुर में सुर मिला के सरकारों का विरोध भी करना पड़ेगा। लाडली बहना के माध्यम से आप चाहते हो कि वोट ले जाओगे आप खींच के? आप क्या समझते हो प्रदेश की जनता मूर्ख है? हमारी माओ ने हमें पाला है, हमें पैदा किया है, इतनी तकलीफों का सामना किया है, और हमें पूरा हमारी माता और बहनों पर विश्वास है कि 1,000 के लिए हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करेगी हमारी माताएं बहन। माताओं को 1,000 नहीं चाहिए, माताओं को उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करने वाली सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप हिंदुस्तान में रहते हो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानी स्वाभिमानी होता है। भीख या दान नहीं चाहिए उसको, उसको उसका हक चाहिए, और हम हमारा हक मांगने के लिए लड़ रहे हैं। तो मामा जी, बहनें 1,000 के लिए आपके साथ नहीं आएगी। बहनों को, हमारी माताओं को पता है कि जो बच्चों के भविष्य निर्माण की लड़ाई चल रही है ना, उसमें वो हमारा साथ देगी। बच्चों के भविष्य के साथ 1,000 रुपए में समझौता नहीं होगा।
माताएं बहनें वोट करेगी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए सुनिश्चित करे रोजगार। आपके सारे पैतरे फैल जाएंगे। और मैं तो आपसे और आपके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यदि लाडली बहना स्कीम अच्छी है तो केंद्र में भी आपकी सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ये स्कीम अच्छी है और इससे बहनों का मान बढ़ता है, इससे बहनें सक्षम होती है, कहीं ना कहीं गरीब की गरीबी हटती है, तो क्यों ना केंद्र सरकार, जितने भी राज्य हैं, केंद्र सरकार ये स्कीम चलाए कि हर बहना को 1,000 मिलेंगे। क्या सिर्फ शिवराज मामा की बहनें हैं मध्य प्रदेश में? नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इनकी बहनें नहीं है क्या? ये आम परिवारों को अपनी बहनें नहीं मानते? यदि ये स्कीम सही है शिवराज जी, तो आप आपकी केंद्र सरकार से भी ये लागू करवाओ पूरे देश में कि 1,000 रुपए हर एक बहन को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में ही क्यों? क्योंकि यहाँ चुनाव है और चुनाव के समय ही आपको बहनें याद आई है। अभी पिछले 4 महीनों से, उसके पहले आप कहाँ गए थे? 18 सालों से आपकी सरकार है, क्या तब बहनें याद नहीं आई? तब आपको ये नहीं लगा कि बहनों को 1,000 रुपए दूंगा मैं? और यदि आपकी स्कीम सही है तो आप केंद्र में इसको लागू करवाओ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको केंद्र में लागू करें, या फिर इसका जवाब दें कि आप केंद्र में क्यों लागू नहीं कर रहे हो। क्या कारण है कि आप केंद्र में लाडली बहना योजना को लागू नहीं कर रहे हो? क्या कारण है कि यूपी में इसको लागू नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है कि गुजरात में आपकी सरकार है और वहां आप उसको लागू नहीं कर रहे? मैं इसका जवाब देता हूं, आप तो नहीं दे पाओगे, या आप तक मेरी बात पहुंचे या नहीं पहुंचे वो अलग बात है, या आपके यहाँ के नेता हमारी बात को आप तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते ये भी पता नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश की जानकारी लीजिए, किस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री जी और इनका मंत्रिमंडल जनता के साथ धोखा कर रहा है, युवाओं के साथ धोखा कर रहा है, किस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। पटवारी परीक्षा निकाली और फिर रोक दी, भ्रष्टाचार कर दिया। जो काबिल थे, जो हकदार थे, वो बाहर बैठ गए, और जो पैसों के बल पे आए थे वो नौकरियों में शामिल होने लग गए। और बेचा किसने? आपके मुख्यमंत्री जी। क्या पहले व्यापम घोटाला आपको पता नहीं है? जब ये सारे घोटाले आपके सामने हैं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, तो आपके मुख्यमंत्री पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों उनको बचा रहे हो? अभी जो विश्वासघात किया उसके तो वीडियो मिल जाएंगे आपको, जब वो आपके मंत्री बोल के गए हैं कि हम इनको 2 महीने में पूरा करेंगे, और पलट गए, बदल गए और हमें ही समाप्त करने के लिए निकल गए। आप हमें जरूर मार सकते हो, हमारे विचार को कभी नहीं मार पाओगे। आज अमर शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती भी है, और इसी उपलक्ष्य में आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं और उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए आग्रह भी करता हूं कि उनने मरना मंजूर कर लिया पर पीछे हटना मंजूर नहीं किया था। वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके थे, और आप मेरे से वादा करो कि इन सरकारों के सामने नहीं झुकोगे। आप मुझे विश्वास दिलाओ, लड़ेंगे तो साथ में मिलकर लड़ेंगे। हमको लड़ना पड़ेगा इनसे। सोचते हो एक व्यक्ति लड़ेगा, दो लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे, 10 लड़ेंगे, जब रैली होगी तब चले जाएंगे? नहीं, आपको रोज विरोध करना पड़ेगा, हर जगह जाके विरोध करना पड़ेगा, आपको सब चीजें त्यागनी पड़ेगी। पार्टी मोह से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों से, मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस में जाके लड़ो, हमारे साथ आके लड़ो। हमने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी हमारी मांगों को पूरा करेगी तो हम छाती ठोक के काम करेंगे, खुले में प्रचार करेंगे। और कांग्रेस आज आपके सामने बोलते हैं, यदि कांग्रेस हमारी मांगों को पूरा करेगी, हमारे साथ, हमारी लड़ाई में साथ देगी, तो हम ये भी बोल रहे हैं कि हम उसका भी छाती ठोक के मतलब प्रचार करेंगे, उसके भी साथ जाएंगे। हमारी लड़ाई किसी दल की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे हक की है, और हक के लिए लड़ना यदि गलत है तो हम गलती से, पर हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, हर गरीब के लिए लड़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे,
एक मुद्दा जब हम विरोध कर रहे थे 30 तारीख को, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा निरस्त किया, आप और हमारी ताकत से वो डरे, वो आए नहीं। पर कब तक भागेंगे हमसे? तो उस समय एक बात और निकल के आई, वैध और अवैध कॉलोनियों की। यहाँ हम जावरा में रहते हैं, जावरा में ही वो आने वाले थे। जावरा में कितनी ही कॉलोनियां इनने अवैध कर रखी है। अवैध शब्द ही गलत है। क्या वो अवैध पैसों से बनी हुई कॉलोनियां हैं? एक आम व्यक्ति ने, एक गरीब और एक मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के मकान है उन कॉलोनियों में, जहां सस्ता प्लाट मिलता है ना, वहां एक आम आदमी अपना प्लाट खरीदता है। जब प्लाट खरीदने जाता है तो उसकी रजिस्ट्री होती है, और यदि वो अवैध कॉलोनी आप घोषित कर रहे हो तो आपके रजिस्ट्रार ने उसकी रजिस्ट्री करी क्यों? यदि उस दायरे में नहीं आता है कि वहां मकान नहीं बन पाए। यदि 30-50 का मकान है, 30-50 का प्लाट है, 20-50 का प्लाट है, 30-60 का प्लाट है, 30-20 का प्लाट है, उसमें व्यक्ति खेती करेगा क्या? 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में खेती करने के लिए लेगा प्लाट? वो प्लाट इसीलिए लेता है कि उसका मकान बने, और जब वो प्लाट ले लेता है उसके बाद धीरे धीरे करके उसका मकान बनाता है। और मकान बनाने के बाद आप ये जावरा में आके, मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रियों को भेजना, आपके विधायकों को भेजना, आपके कार्यकर्ताओं को भेजना और दिखवाना कि वो आपसे मांग क्या कर रहे हैं। उनके मकान बने हुए हैं, वो रह रहे हैं उनमें, और आप बोलते हो कि वो अवैध है। वो अवैध नहीं है, वो आपकी कमियां हैं, जो आप अवैध के रूप में उसको बोलकर अपनी जवाबदारी से भाग रहे हो। आप उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो। आपको बना, वो मांग क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए उनको आपसे? कि उनके मोहल्ले में अच्छी सड़क बन जाए, ताकि बरसात के समय कीचड़ नहीं हो, अच्छी नालियां बन जाए, ताकि जो पानी की निकासी हो सही से हो सके, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। आप उनसे नल कर, जल कर, भवन कर सब ले रहे हो नगर पालिका के माध्यम से, पर उनको रोड और नालियां बना के नहीं दे रहे। इसकी लड़ाई भी करनी सेना परिवार पूरी ताकत के साथ लड़ेगा, और पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ेगा कि जितनी भी वेद अवैध कॉलोनियों आपने जिनको नाम दे रखा है, वो वेद अवैध नहीं है, वो कॉलोनियां हैं। और उन कॉलोनियों का विकास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां रहने वाला व्यक्ति इस मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का निवासी है, और ये इसके अधिकारों में आता है कि आप, यदि वो उस कॉलोनी में निवासरत है, तो सरकार उसकी रोड की और नालियों की व्यवस्था करेगी। तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीजें पूरी हों। इसके लिए भले धरना प्रदर्शन करना पड़े, इसके लिए चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करवाएंगे और इस प्रोसेस को आगे ले जाकर वहां विकास कार्य करवाएंगे। एक आम व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है और आप और हम सब चुप बैठे हैं। कॉलोनी में रहने वाला कौन है? एक मजदूर, एक किसान, या छोटी मोटी नौकरी करने वाला। अमीरों की कॉलोनी नहीं है, गरीब और मध्यम वर्गीय उसमें निवास रहता है। यदि उसको ही मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो आप काम किसके लिए कर रहे हो? बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, या खुद के लिए? आम जनता का दर्द समझो, उनकी समस्याओं का निराकरण करो। जावरा में जितनी भी आपने अवैध कॉलोनी नाम दे रखा है, उनको उनको वैध किया जाए। मेरे हिसाब से वो सारी वैध कॉलोनियां हैं, उसमें सारे वैध लोग रहते हैं। अपने जीवन की दिनचर्या से जितना भी वो पैसा कमाते हैं, उससे बचा बचा के उनने मकान बनाए हैं, और आज आपसे वो मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। आपसे न तो पैसा मांग रहे हैं, न और कुछ मांग रहे हैं। तो उनको मूलभूत सुविधाएं जो उनकी है उनको दी जाए। इसके लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा, आंदोलन तो हम करेंगे और उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। और आप सभी भाइयों से निवेदन है, जहां भी किसी गरीब के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, आपके साथ अन्याय हो, अपने साथी के साथ अन्याय हो, तो अपने सारे मन मुटाव भूल के उसके साथ खड़े रहें, उसके साथ अपनी लड़ाई को लड़ें। यदि आप अपनी लड़ाई से पीछे हट गए, तो आने वाली पीढ़ी आप और हमको धिक्कारेगी, कहीं ना कहीं आप और हमको कोसेगी कि उन्होंने लड़ाई तो चालू करी थी पर बीच राह में छोड़ के भग गए।
और क्षत्रिय यदि किसी लड़ाई का जिम्मा उठाता है तो या तो वो जीतता है या वीर गति को जाता है। लड़ेंगे और जीतेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ऐसे नहीं लड़ेंगे कि 2 दिन गए 2 दिन बंद हो गए, किसी नेता का फोन आ गया यहाँ विरोध करो वहां मत करो, यहाँ करो वहां मत करो। इस प्रकार से कोई विरोध नहीं होगा, किसी नेता की नहीं सुनी जाएगी। जब आप और हमारे साथ छल हुआ तो सारे नेता कहां गए थे? हमारे कितने ही नेता थे जो हमारे लिए बोले नहीं। तो जो हमारे लिए बोला नहीं वो हमारा नहीं है। आप और हमको हमारी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है और इसमें विजय प्राप्त करनी है। और आप और हम सब मिलकर लड़े तो आप और हमें कोई हरा नहीं सकता। 8 जनवरी में आप और हम सब ने इतिहास रचा था और इस मध्य प्रदेश से देशव्यापी लड़ाई का आगाज हुआ। और देशव्यापी लड़ाई आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे, हर जगह जाएंगे, जहां हम विरोध कर सकते हैं वहां करेंगे। तो आप सभी लोगों से, सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं और अपनी लड़ाई में मजबूती प्रदान करें। जो भाई घर में बैठे हैं, किसी कारणवश रूठ गए हैं, तो उनको मनाओ, भाई आपसी लड़ाइयों को छोड़ो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो। हमारी जो लड़ाई है ना वो सिस्टम और सरकार से है। आपके लिए जो आगे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं ना, उनको कभी भी सरकारें मरवा सकती है। कितने ही घटनाक्रम चल रहे हैं और हम उसको फेस भी कर रहे हैं। हम मर भी जाए तो ये लड़ाई, ये जंग जारी रहनी चाहिए। हो सकता है सरकार हजारों करोड़ खर्च करके सरकारें बनाती है और उसको माने नहीं देंगे, तो हो सकता है उनके रास्ते का कांटा समझ के हम हटाने का प्रयास करें, हटा भी दे। पर एक बात याद रखना, जो हमारी बातों का सपोर्ट करे, जो हमारी मांगों का सपोर्ट करे, उसके साथ जाना, दलालों के साथ मत जाना। हमें पता नहीं भगवान ने कितने दिन की उम्र लिखी है, जितने दिन की लिखी होगी उतने दिन जिएंगे। यदि 5 तारीख लिखी होगी मृत्यु की तो 4 तारीख को नहीं आएगी और 6 तारीख को भी नहीं आएगी। इसलिए हम डरते नहीं, भगवान के हाथ में सब छोड़ रखा है। सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। असत्य के खिलाफ पहले भी लड़ा था क्षत्रिय, आज भी लड़ रहा है। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए पहले भी लड़ा था और आज भी लड़ रहा है। तो आप सबको हमारे साथ लड़ना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इसमें। मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि हमारी मांगों का समर्थन करें, हमारे साथ लड़ें और यदि किसी का आपसी मन मुटाव है, थोड़ा बहुत भी है, तो उसको समाप्त करें और अपनी लड़ाई में फिर से बढ़ जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जीवित रहे तो विजय दिला के लाएंगे, और मर गए तो ये आपकी जवाबदारी है कि आपको इस मुहिम को आगे ले जाना है। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।